नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से दो महाशक्तियां यानी यूएस और यूएसएसआर जिनके हम बारे में बात करते हैं, उनके बीच के जो शीत युद्ध के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से एंड होता है इस बाइपोलर वर्ल्ड का, इन दो महाशक्तियों के बीच में उठी होड़ का, और किस तरीके से यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन होता है यानी डिसइंटीग्रेशन होता है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो कोल्ड वॉर थी, ये शीत युद्ध रहा, इसका अंत हुआ। तो बात जब हम करते हैं बाइपोलैरिटी की, ध्रुवीयता की, तो यहाँ पे कोल्ड वॉर के एंड के साथ साथ जो किस तरीके से ये वॉर एंड हुई, कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो दो ध्रुवीयता यानी विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो दौर हैं, उनमें दो पावर्स मुख्य रूप में आई। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। और जिस तरीके से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के चलते थे, जो पूरा विश्व था वो दो समूह में बट चुका था। दोनों ही महाशक्तियां बनना चाहती थी, और दोनों के बारे में अगर बात करें, जिस तरीके से ये समूह था यानी सोवियत संघ और सोवियत राज्य, अमेरिका एक तरफ था सोवियत संघ, और उसी के साथ साथ जो छोटे देश थे उनके पास, कुछों के पास विकल्प नहीं था, उन्हें महाशक्तियों के साथ रहना। वहीं इंडिया की एक पॉलिसी आई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। वहीं पे अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो बोल्शेविक क्रांति यानी समाजवादी क्रांति के बारे में हम बात करते हैं, सन 1917 में हुई थी, और ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, और ये समाजवाद के आदेशों से प्रेरित थी। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की बात करें तो ये कोई एक छोटा मोटा संघ नहीं था। लगभग 15 राज्य उस समय में एक साथ मिलके, ऐसे गणराज्य थे जिन्होंने मिलके यूएसएसआर का निर्माण किया। जैसे कि सोवियत में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, लताविया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी वो देश थे जो यूएसएसआर के अंदर थे। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो जंग थी, एक तरफ खड़ा था अमेरिका, एक तरफ खड़ा था सोवियत संघ। तो ये 15 राज्य जो थे, ये एक राज्य बना रहे थे उस समय पे, एक संघ बना रहे थे जिसका नाम सोवियत संघ था। अमेरिका और यूएसएसआर में अगर अंतर की बात की जाए और दोनों में ऐसा क्या अंतर रहा, पहले तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी था, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहां पे मार्केट को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता था। वहीं पे यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का संघ था, जहां पे हर चीज सरकार के अंदर यानी स्टेट के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि अमेरिका में हम लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, वही फ्रीडम यूएसएसआर में लोगों के पास मौजूद नहीं था। तो दोनों की जो आइडियोलॉजी रही काफी अलग रही इस दौरान। और कई सारी ऐसी घटनाएं हुई कि ऐसा हुआ कि 1990 के दशक में कि यूएसएसआर, जैसे हम सोवियत संघ कहते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो गया यानी वो टूट गया। तो अब वो एक संघ नहीं रहा, और जो सबसे मुख्य शक्ति, जो कहते हैं सबसे प्रथम शक्ति 15 राज्यों में से बन के निकली, वो थी रूस की। सबसे अगर बात की जाए तो ये जो 15 देशों का जो संघ बना यूएसएसआर, उसकी कुछ विशेषताएं थी। वो क्यों एक महाशक्ति कहा जाता था? अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें, जिस तरीके से इन देशों की लोकेशन है, तो कई इसमें से ऐसे देश थे जो तेल और गैस के उत्पादक के सबसे बड़े देश हैं। और आज भी ये देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड में यानी विश्व में अधिकतम तौर पर अपने तेल और गैस के एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और रशिया। तो रशिया की बात करी जाए यानी रूस की बात करी जाए, तो रूस एक ऐसा देश है जिसकी जो शक्ति ही है वो तेल और गैस की जो सप्लाई है, उत्पादक है, उसके लिए मानी जाती है। तो अगर यहाँ पे हम अमेरिका से अगर सोवियत संघ को कंपेयर करें, तो ऐसा नहीं है कि तेल और गैस का जो वो है अमेरिका के पास नहीं है सोर्स। लेकिन हाँ, अगर किसी हद तक में देखा जाए तो अमेरिका और सोवियत संघ की पावर्स को अगर हम कंपेयर करें, दोनों देशों को मिला के कंपेयर करें, तो आज भी कई पैमाने में
अमेरिका जो है एक महाशक्ति के रूप में देश में है। उस समय भी अगर बात की जाए, ताकि ये सारे देश 15 देश मिलके एक संघ बना रहे थे, तो इन संघों की जो शक्ति थी, जो सबसे बड़ी शक्ति इनकी थी तेल और गैस का उत्पादन। क्योंकि देखिए तेल और गैस की अगर बात की जाए, वो हर जगह नहीं हो सकता, उसके लिए एक ज्योग्राफी की जरूरत है, एक पर्टिकुलर कंडीशंस की जरूरत है, वहीं पे ऑयल एंड गैस का सप्लाई पॉसिबल है। और तो ये इस तरीके से देखा जाए तो ये एक जो सोवियत संघ रहा, उसकी एक शक्ति का कारण बना। वहीं पे अगर हम बात करें विश्व की, तो हमने विश्व को 3 भागों में डिवाइड किया, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया में वो डेवलप कंट्रीज आई जो कि बहुत ज्यादा डेवलप थी। वहीं पे तीसरी दुनिया में वो कंट्रीज आई, वो राज्य आए या वो राष्ट्र आए जो कि अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, और वो पहले देशों की तरह, जो हम कह सकते हैं एक पैमाने पर काफी मजबूत आर्थिक तौर पर, मिलिट्री तौर पर नहीं थे। वहीं पे अगर दूसरी दुनिया की बात की जाए, तो दूसरे विश्व के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के आकांक्ष में आ गए, और सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर डाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार इन शब्दों का प्रयोग करेंगे कि दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, पहली दुनिया किसे कहते हैं, और तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है। तो ये जो सभी देश रहे, इन सभी देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाने लगा। सोवियत संघ की अगर मैं बात करूं, तो क्या ऐसी विशेषताएं या स्पेशल फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो सोवियत संघ में रही। यूएसएसआर की अगर लोकेशन भी देखी जाए, तो लोकेशन वाइज भी वो काफी ज्यादा यहाँ पे एक टॉप प्लेस पे रहा है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए सोवियत संघ जाना जाता था। इकोनॉमिकली तो पहली रही अमेरिका की और दूसरी रही सोवियत संघ की। देखिए किसी भी राज्य की, किसी भी संघ की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो होती है उसकी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकली पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर हमें मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग करना है, मिलिट्री के लिए भी हमें पैसा चाहिए, मिलिट्री के लिए भी हमारे पास पावर तभी आएगी जब हमारे पास पैसा है। तो उसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी बन गया। उसी के साथ साथ हम बात करें तो उन्नत संचार प्रणाली, जो एक इसका एक अलग दूसरी विशेषता बनी। कम्युनिकेशंस के लिए अगर हम बात करें, तो कम्युनिकेशन जो था यूएसएसआर का काफी स्ट्रॉन्ग था। टेक्नोलॉजी वाइज यूएसएसआर यानी सोवियत संघ अमेरिका से थोड़ा पिछड़ा रहा, लेकिन कम्युनिकेशन में वो काफी ज्यादा आगे रखा। उसी के साथ साथ जैसे कि हमने बात करी ऊर्जा संसाधनों की, तो विशाल ऊर्जा संसाधन होने के कारण जो है सोवियत संघ बड़े पैमाने पर काफी मजबूत रहा और एक महाशक्ति के रूप में निखर कर आया। उसी के साथ साथ उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग और आगमन की अच्छी सुविधाएं जो वहां पे मौजूद थी, वो सोवियत संघ की विशेषता के रूप में निकली। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए, तो राज्य के सभी राज्यों के बारे में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली काफी चीजों से वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा। और इन चीजों के कारण सोवियत संघ जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर के आया, दूसरी महाशक्ति के रूप में उभर के आया, जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकता था। तो अगर देखा जाए जिस तरीके से दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहा। एक टाइम ऐसा आया जब यूएसएसआर में जो सिचुएशन थी इकोनॉमिकली काफी ठीक नहीं थी, काफी मंदी वहां पे पड़नी स्टार्ट हो गई, और उसी के चलते थे एक थेरेपी का वहां पे जो है आगमन हुआ। शॉक थेरेपी के नाम से थेरेपी जानी जाती है। तो रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवादी की और सकमरण का एक खास मॉडल अपनाया, यानी कि जिसे हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, उसे अपनाया, जिसे विश्व वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और आईएमएफ ने इस मॉडल को शॉक थेरेपी का नाम दिया। तो ये जो मॉडल था, ये थेरेपी रही कि जो अब सोवियत संघ है, सोवियत संघ जो पहले की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे फोकस करता था, अब वहां पे कैपिटलिस्ट सिस्टम लेके आएंगे, मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम लेके आएंगे। इसकी जो शुरुआत वहां पे रही, अगर देखा जाए तो ये इसीलिए की गई कि ये सोचा गया कि कम्युनिस्ट की जगह जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो शॉक थेरेपी, इसी थेरेपी को कहा जाता है
तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक देना। शॉक क्यों इसे शॉक थेरेपी का नाम दिया? अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक जो संघ था जिसने कभी भी कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को नहीं अपनाया और हमेशा से ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का रहा, उस समय एक ऐसी नई आइडियोलॉजी यानी पूंजीवादी ये की और जो आइडियोलॉजी की तरफ जो उसका एक आगमन हुआ, उसे एक शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाने लगा। तो इसी के साथ साथ अगर शॉक थेरेपी के ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है, जिसे क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई और इन्हें जो है औने पौने दामों में बेचा गया। तो देखा जाए तो जो सिस्टम यहाँ पे लाया गया शॉक थेरेपी एक तरीके से यूएसएसआर में फेल हो गया। और इसी के साथ साथ ये जो लार्जेस्ट गराज सेल के नाम से हम जानते हैं, ये इस शॉक थेरेपी के फेलियर का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे सामने आया। ये जो शॉक थेरेपी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में लाई गई, इसके क्या परिणाम हुए? देखा जाए तो रूस का औद्योगिक ढांचा एक तरीके से पूरे तरीके से चरमरा उठा और 90% उद्योगों को नीदी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए जो परिणाम रहा, रिजल्ट रहा शॉक थेरेपी का पूरे देश के लिए, पूरे पूरे राज्य के लिए, लोगों के लिए, जो आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। उसी के साथ साथ जैसे कि हमने बात करी इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से गैराज सेल होने लगी, छोटी से छोटी चीजें बेची जाने लगी, लोग एकदम मजबूर हो गए खाने के लिए। और रूस की जो मुद्रा रही रूबल में काफी गिरावट देखने को मिली। तो अगर किसी की मुद्रा में गिरावट होती है तो आप उसे मान सकते हैं किस तरीके की इकोनॉमी वहां पे रही हो। तो अगर ये बात करी जाए समाजवादी क्रांति की, तो ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समात्मक समाज की जरूरत से प्रेरित थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के जो निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्रमुख प्राथमिक महत्व दिया कि जो भी है सब कुछ है, हर चीज स्टेट के अंडर होगी। लेकिन अब जो एक थेरेपी अब यहाँ पे लाई गई वो बिल्कुल इसके विपरीत थी। हर सिस्टम को आप मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे, मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट की जो सप्लाई है, इसी को कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी यानी कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी। तो देखा जाए तो इस तरीके से जो ये फेलियर यहाँ पे रहा, यहाँ पे जो शॉक थेरेपी लाई गई उसने पूरे सिस्टम को धीरे धीरे फेल करना शुरू कर दिया। उसी की तरह हम बात करेंगे फासिज्म की यानी फांसीवादी आइडियोलॉजी की। ये भी एक तरीके की आइडियोलॉजी होती है। इस आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि हम सोसाइटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पर जो गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटर के द्वारा रूल करी जाएगी और वही जो डिक्टेटर रहेगा वो लोगों की जो लाइफ को कंट्रोल करेगा। और इसी के साथ साथ जो लोग होंगे उन्हें किसी तरीके से भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं होगी। तो फासिज्म की ये जो आइडियोलॉजी एक मास पॉलिटिकल मूवमेंट रही है जिसने ज्यादातर जो इम्फोसाइज किया है वो है एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे, एक्सट्रीम मिलिट्री होनी चाहिए और सुप्रीमेसी ऑफ द नेशन और एक सिंगल पावरफुल लीडर, जो कि वो लीडर किसी भी रूप में आ सकता है। तो अब बात करें कि जैसे कि शॉक थेरेपी आई और शॉक थेरेपी के बाद जो एक नया कॉन्सेप्ट वहां पे लाया गया मार्केट का, प्रॉफिट का, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का, उसका धीरे धीरे देखा गया तो जिस तरीके से होना चाहिए था सिस्टम, जिस तरीके से आना चाहिए तो उस हिसाब से नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से फेलियर हुए कि मार्केट सोवियत संघ की धीरे धीरे खत्म होने लगी, लोग बेरोजगार होने लगे, उसी के साथ साथ लार्जेस्ट गराज सेल की हमने बात करी, तो पूरी इकोनॉमी एकदम से ठप पड़ने लगी। और इसी तरीके से देखा जाए तो शॉक थेरेपी का जो मुख्य कारण रहा सोवियत संघ के विघटन में यानी डिसइंटीग्रेशन में। तो बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारणों में। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसना और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं की आंतरिक जो कमजोरियां रही
वो इसका मेजर कारण रहा कि क्यों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। पॉलिटिकल सिस्टम में अगर इंस्टेबिलिटी है, लूप होल्स है सिस्टम में, तो वो सिस्टम मजबूत हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से आर्म्स रेस यानी हथियारों की पागल दौड़ में जो सोवियत संघ आया, तो उसके कारण जो आप देखेंगे जहां पे जो हमारा जो फोकस रहा, ना तो डेवलपमेंट पे रहा, ना वो लोगों पे रहा, ना लोगों की वेज बढ़ाने में रहा, ना लोगों की इनकम बढ़ाने में रहा। सारा जो फोकस रहा वो रहा कि हथियार होने चाहिए, हमें महाशक्ति बनना है। जो यहाँ पे सबसे मुख्य चीज रही वो था लोगों पर फोकस नहीं किया गया। उसी के साथ साथ हम बात की जाए, ताकि ये जो सोवियत संघ रहा पहले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर रहा, तो जो पार्टी थी, पार्टी को सुप्रीम बनाया गया, पार्टी ही हर चीज देख रही थी, पार्टी ही हर चीज कर रही थी। तो लोगों के फ्रीडम की जो बात करी गई वहां पे कभी हुई ही नहीं। उसी के साथ साथ मिखाइल गोर्बाचेव जो यूएसएसआर के मुख्य लीडर यहाँ पे रहे, उनके द्वारा जो सुधार लाए गए, जो प्रयास लाने की जो कोशिश की गई, वो काफी विफल हुए। मिखाइल गोर्बाचेव की अगर बात की जाए तो वो काफी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए, और उन्हीं के कारण जो था ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का सिस्टम आया, उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। लेकिन जो सुधार कार्य जिन पर वे उतरे, वे सभी प्रयास एक तरीके से विफल हुए। सोवियत प्रणाली की एक और बात की जाए तो वो एक सत्तावादी थी, सत्तावादी प्रणाली रही, जिसके कारण जो लीडर था, जो सुप्रीमेसी थी, काफी ज्यादा रही। उसी के साथ साथ लोगों को अभिव्यक्ति की, लोकतंत्र की जो आजादी थी वो नहीं थी, किसी तरीके का फ्रीडम लोगों को नहीं था। और सोवियत संघ जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और उसमें रूस का जो काफी दबदबा होता था, जिससे बाकी देश अपने आप को काफी अपेक्षित समझने लगे। और उसी के साथ साथ बात की जाए तो संसाधनों का अतिक उपयोग हथियारों में करा जाने लगा। ये सभी मुख्य कारण बने सोवियत संघ के विघटन के। वहीं पर अगर हम बात करें मिखाइल गोर्बाचेव की, तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के एक लीडर रह चुके हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने कई सारे सुधारों का प्रयास सोवियत संघ में लाने का करा, लेकिन जो उनके प्रयास रहे वो काफी विफल रहे। और ऐसा माना जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के लिए ब्लेम किया जाता है। तो बात करें उनके सुधारों के प्रयास की, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का काफी प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया, यानी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। अगर सोवियत संघ की बात की जाए तो डेमोक्रेसी जैसे शब्द का वहां कभी नाम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा फोकस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे रहा, हर चीज स्टेट के अंदर रही। इसके अलावा अगर बात करें तो गोर्बाचेव द्वारा सरकार और सोवियत संघ को के नियंत्रण का विरोध होने के बावजूद गोर्बाचेव ने इन गड़बड़ियों में हस्तक्षेप नहीं किया। उसी के साथ साथ गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक सुधारों की नीति चलाई। वो चाहते थे कि सोवियत संघ का यानी सोवियत यूनियन का पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक टर्म्स में हो, पॉलिटिकल हो, या फिर वो सोवियत संघ में यानी सोवियत यूनियन में डेमोक्रेसी लाने का हो। सोवियत संघ के विघटन की बात करें तो सोवियत संघ का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ वो हो चुका था, और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल काफी सारे ऐसे कारण, जैसे गोर्बाचेव की पॉलिसी, शॉक थेरेपी, ये सब मुख्य कारण बने सोवियत संघ के विघटन के। लेकिन उसी के साथ साथ ये जानना भी यहाँ ये बहुत आवश्यक है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। अब जो 15 राज्य सोवियत संघ बनाते थे, अब वो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर अब नहीं रहा, वो 15 राज्य अब डिवाइड हो चुके थे। तो परिणामों की अगर बात की जाए, जो सबसे पहले मुख्य परिणाम आता है कि शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की अब समाप्ति हुई। तो सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन के बाद ही कोल्ड वॉर जो रही उसकी समाप्ति हो चुकी थी, और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए थे। और इसी कारणवश विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी काफी बदलाव देखने को मिला। उसी के साथ साथ वर्ल्ड में जो एक मेजर सुपर पावर यानी मेजर महाशक्ति की तरह सामने आया अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय पटल पर नए देशों का उदय हुआ, जैसे कि हम बात करते हैं नई डेवलपिंग कंट्रीज आने लगी,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ, आसियान कह लीजिए, ब्रिक्स कह लीजिए, तो ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आई, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होने लगे जहाँ पे बातचीत, वार्तालाप, डायलॉग, निगोसिएशंस होने लगे। उसी के साथ साथ जो विचारधाराओं की लड़ाई थी, यानी आइडियोलॉजिकल वॉर जिसे हम कहते हैं, शीत युद्ध को विचारधाराओं का युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध को विचारधाराओं का युद्ध किस लिए कहा जाता है? क्योंकि दो विचार, जहां पे एक तरफ अमेरिका अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी लाना चाहता था, उसी तरीके से जो है यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेके आना चाहता था। तो ये विचारधाराओं की जो लड़ाई हुई थी शुरू द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसकी अब समाप्ति हो चुकी थी। उसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार अब बन चुकी थी। तो फाइनेंशियल एडवाइस जो थी अब वो बन रही थी। एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का यहाँ पर जन्म देखने को मिला। उसी के साथ साथ हथियारों की ओर जो होड़ी थी वो खत्म हुई और दूसरी दुनिया का कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पतन हो गया। तो ये जो था सोवियत संघ के विघटन के परिणाम रहे। किस तरीके से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट हो जाने के बाद वर्ल्ड में कई तरीके से काफी सारे चेंजेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर इन चेंजेस की हम बात करें तो ये चेंजेस वर्ल्ड में किस तरीके से रहे कि सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, इकोनॉमिक टर्म्स में भी, रिलेशन अगर देखी जाए तो उन चीजों में बहुत बदलाव आया। शीत युद्ध का दौर जो था सोवियत संघ के विघटन के कारण अब समाप्त हो चुका था। तो डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ नए बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए, जब शीत युद्ध के जो प्रतीक रहे, जैसे कि 1961 में बनी बर्लिन की वॉल यानी बर्लिन की दीवार, उसका जो था जनता द्वारा उसे तोड़ दिया गया। 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा ये शीत युद्ध का प्रतीक माने जाने वाली बर्लिन वॉल अब नहीं रही। उसी के साथ साथ जो तारीख इतिहास में लिखी गई वो थी 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर 1991 को। 1991 वो वर्ष रहा जहां विश्व ने सोवियत संघ का विघटन देखा, यानी यूएसएसआर का फाइनल डिसइंटीग्रेशन। और फाइनल डिसइंटीग्रेशन यानी सोवियत संघ के विघटन के लिए जिसे ब्लेम किया जाता है वो लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव। अगर देखे जाए तो जैसे कि शॉक थेरेपी, जिसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित संवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी जिसे माना गया। और इस तरीके से ये शॉक थेरेपी क्रोनोलॉजी बढ़ते 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 उसी के साथ कई सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो रहे इकोनॉमी में डेवलप हुए कि हमने देखा कि किस तरीके से सोवियत संघ अब डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी कि किस तरीके से दो बाइपोलर वर्ल्ड का एंड हुआ कोल्ड वॉर के साथ, और उसी के साथ हमने देखा किस तरीके से लाई गई नई नीति जैसे कि शॉक थेरेपी जब कम्युनिस्ट कंट्री यानी यूएसएसआर में इंट्रोड्यूस हुई तो इकोनॉमी के लिए एक बड़ा फेलियर हुई। इसी के साथ एंड करते हैं हमारे लेक्चर को यहीं पर। धन्यवाद।